हर बदलता चेहरा अपने साथ घटी घटना का आईना होता है। हर चेहरा अपने आप में एक खबर है। हर चेहरा कुछ कहता है। हम चेहरों की भाषा पढ़ना जानते हैं, समझते हैं चेहरों की हकीकत, तभी दिखाते हैं हर वो खबर जो आपके सरोकार की होती है। आजमगढ़ में विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता प्रथम का कार्यालय भवन पूरी तरह से जर्जर हो गया है। छतों के प्लास्टर जगह जगह से टूटकर गिर रहे हैं। यहाँ तक कि छत में लगी सरियां भी जंग खाकर जगह जगह से टूट रही हैं। कभी भी इस भवन की छत धराशायी हो सकती है, जिससे बड़ा हादसा हो सकता है। वैसे तो जर्जर भवनों को लेकर पिछले महीने बाकायदा जिलाधिकारी द्वारा एक निर्देश जारी किया गया था कि जर्जर भवनों की रिपोर्ट विभागाध्यक्ष दें, जिससे इन जर्जर भवनों की वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। लेकिन शहर में स्थित विद्युत विभाग की इस भवन की हालत काफ़ी खराब है। बरसात के दिनों में छतों का टपकना आम बात है, जिससे वहां रखे रिकॉर्ड्स खराब हो जाते हैं। अधिशासी अभियंता ने कहा कि इसकी मरम्मत के लिए कई बार पत्र व्यवहार किया गया है। व्यक्तिगत तौर पर संबंधित अनुभाग से अनुरोध भी किया गया है, लेकिन इसकी मरम्मत की दिशा में कोई सार्थक पहल नहीं की गई। भवन की जर्जर होने की वजह से काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। हाँ, ये बिल्डिंग जिसमें ऑफिस चल रही है काफ़ी पुरानी है और इसको मेंटेन करने के लिए कई बार पत्राचार किया गया सिविल डिपार्टमेंट को, लेकिन उनके द्वारा बताया जाता है कि बजट नहीं है, न होने के कारण मेंटेन नहीं हो पा रहा है और जिसके कारण बरसात में काफ़ी दिक्कत होती है। तो बरसात में पानी टपकता है, जिससे रिकॉर्ड को सुरक्षित रखना मुश्किल होता है। और इस साल के बरसात में तो काफ़ी दिक्कत हुई थी। छत से जो है सीमेंट टूट के गिरा हुआ था, एक कर्मचारी घायल होने से बच गया था। और ये सारी दिक्कतें हैं, इसको मेंटेन कराना आवश्यक है। कब तक ये मतलब कहाँ मतलब इससे उच्च अधिकारी महोदय से कमिश्नर महोदय से शिकायत की है? अब हमारे यहाँ डिपार्टमेंट में तो सिविल कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट है, सिविल डिपार्टमेंट उनके थ्रू पत्राचार किया गया था और उनके द्वारा यही बताया गया कि टेलीफोनिक बात भी हुआ था, तो उनके द्वारा यही बताया। कितनी बार शिकायत की गई सर? 2-3 बार किया गया था। कोई कार्रवाई नहीं अभी तक। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों का विरोध प्रदर्शन जारी है। गणतंत्र दिवस के दिन किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली थी। इस दौरान लाल किले पर हिंसा के साथ साथ पूरी दिल्ली से हिंसा की तस्वीरें सामने आई थी। आज भी सिंघू बॉर्डर पर कुछ स्थानीय लोग प्रदर्शन खत्म कराने के लिए पहुंचे तो उनकी प्रदर्शनकारी किसानों के साथ झड़प हो गई। इसी दौरान दिल्ली पुलिस के एक SHO प्रदीप पालीवाल पर तलवार से हमला कर दिया गया, जिसमें वो बुरी तरह घायल हो गए। आपको बता दें कि दोनों समूहों को हिंसक होने से रोकने के लिए दिल्ली पुलिस को कई राउंड आंसू गैस के गोले दागने पड़े। पथराव के बाद काफ़ी देर तक सिंघू सीमा पर स्थिति तनावपूर्ण रही। हालांकि ताज़ा जानकारी के मुताबिक अब स्थिति सामान्य है। किसानों के इस प्रदर्शन से कई संगठनों ने अपना समर्थन वापस ले लिया है। हालांकि कुछ संगठन अभी भी डटे हुए हैं। कल देर रात तक गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तनाव की स्थिति बनी रही। आपको बता दें कि सिंघू बॉर्डर पर स्थानीय लोगों ने किसान आंदोलन के खिलाफ नारेबाजी की थी। लोग तिरंगे के अपमान को लेकर अपना गुस्सा जता रहे थे और वहां बैठे लोगों के खिलाफ धरना खत्म करो, लोगों को काम करने दो, रास्ता खाली करो के नारे लगा रहे थे। घटनास्थल से दिल्ली की सीमा में करीब 3 किलोमीटर तक के दायरे में 5 लेयर का सुरक्षा घेरा बनाया गया है। हर लेयर में अर्धसैनिक बल और स्थानीय पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है। मैनपुरी पुलिस को उस समय एक बड़ी सफलता हाथ लगी जब 6 वाहन चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया। इनमें गिरोह का सरगना भी शामिल है। इनके कब्जे से चोरी की 11 बाइकें, 2 बाइकों के पार्ट्स बरामद हुए हैं। पुलिस वाहन चोरों के 2 अन्य साथियों की तलाश कर रही है। CO भोगांव अमर बहादुर ने बताया कि सूचना मिली थी कि विष्णुगढ़ कन्नौज निवासी अर्जुन चोरी के कुछ वाहन लेकर कस्बे में आया हुआ है, जो मोहल्ला गांधीनगर निवासी बाइक मिस्त्री मुन्ना उर्फ अरमान अली और सैफ अली निवासी मोहल्ला करिया नीम को बाइकें बेचता है। जो नहीं बिकती उनके पुर्जे निकालकर बेच देते हैं।
इस पर प्रभारी निरीक्षक पुलिस बल के साथ भोगांव मैनपुरी रोड पर सैफ अली की दुकान पर पहुंचे। पुलिस ने मौके से मुन्ना और सैफ को चोरी की 2 बाइकों और 2 बाइकों के पार्ट्स, कटर सहित गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पकड़े गए बाइक मिस्त्रियों को साथ लेकर अन्य आरोपियों की तलाश में दबिश दी तो पुलिस ने राजू उर्फ महकू, अंजीब, मोनू और मनीष को गिरफ्तार करने के साथ उनके कब्जे से 9 अन्य बाइकें भी बरामद की हैं। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में थाना भोगांव पुलिस ने बहुत ही अच्छी सफलता प्राप्त की। यहाँ की टीम ने अंतर जनपदीय वाहन चोर को गिरफ्तार किया। 6 वाहन चोर गिरफ्तार किए गए हैं। इनके कब्जे से 11 साबुत गाड़ियाँ, मतलब पूरी की पूरी, और 2 कटी हुई, उनके पार्ट्स को काटा गया था। तो इस प्रकार कुल 13 गाड़ियों को बरामद किया गया है। जिस शस्त्र से, जिस हथियार से लोग गाड़ियों की कटिंग करते थे, उसको बरामद किया गया है। 2 मोबाइल बरामद की गई हैं। इसमें 2 मुख्य मुलजिम जो हैं, मुन्ना और सैफ, जो यहीं कस्बा भोगांव के रहने वाले हैं, दोनों पेशे से मिस्त्री, जो वाहन मिस्त्री हैं। इनको एक अर्जुन नाम का आदमी जो बिशुनगढ़ का रहने वाला, बगल के ही जनपद का, वो गाड़ियाँ कहीं से ले आता था और इनको देता था। ये कम रेट पे लेके फिर कुछ पैसा 1000 या 2000 रुपये एक्स्ट्रा करके लोगों को देते थे। इनके साथ 4 और लोग पकड़े गए हैं, जिसमें से ये लोग जानते हुए भी, उन्होंने पूछताछ में बताया है कि साहब हम लोग जानते थे ये चोरी की गाड़ियाँ हैं, लालच में और कम पैसे में लेके दूसरे को भी हम लोग भी 1000 या 2000 लेके दूसरे को बेच देते थे। तो लालच नहीं, बल्कि ये कहा जाएगा कि इन्होंने आपराधिक कृत्य किया है, जानते हुए कि चोरी की गाड़ियां हैं, उसको खरीदना और बेचना, ये भी आपराधिक कृत्य ही है। इस प्रकार पुलिस को बहुत ही बड़ी सफलता मिली है। और 26 जनवरी को दिल्ली में हुए हंगामे के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस एक्शन में है। एक और जहां पुलिस कड़े कदम उठा रही है, तो वहीं तमाम प्रदर्शन स्थलों से किसानों की वापसी हो रही है। हालत यह है कि एक और किसान संगठन ही आंदोलन से हट रहे हैं, तो दूसरी ओर तमाम जगहों पर स्थानीय लोग भी अब आंदोलन के विरोध में उतर आए हैं। दरअसल इस संबंध में कार्रवाई भी की जा रही है। दिल्ली पुलिस ने ट्रैक्टर रैली के संबंध में पुलिस के साथ समझौते को तोड़ने के लिए राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव, बलदेव सिंह सिरसा, बलबीर एस राजेवाल सहित 20 किसान नेताओं को लुकआउट नोटिस भेजे हैं। दिल्ली पुलिस ने 37 लोगों को जिम्मेदार मानते हुए एफआईआर दर्ज की है, जिसमें से 5 नामों को साजिश का सूत्रधार बताया जा रहा है। 37 नामों के अलावा भी कई ऐसे चेहरे हैं जिन्हें पुलिस को ढूंढना भी है और पकड़ना भी है। इन लोगों के खिलाफ पुलिस ने भड़काऊ भाषण, डकैती, सरकारी काम में रुकावट डालना जैसे मामले दर्ज किए हैं। इस बीच दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा रैली के दौरान हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के पीछे के बड़े षड्यंत्र और आपराधिक कृत्य की भी जांच कर रही है। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह राजधानी दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान भड़की हिंसा से उपजे हालात पर नजर रखे हुए हैं। गृह मंत्री झड़पों में घायल पुलिसकर्मियों से मिलने के लिए कल उत्तरी दिल्ली में सिविल लाइन क्षेत्र में सुश्रुत ट्रॉमा सेंटर और तीर्थराम अस्पताल का उन्होंने दौरा किया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि भारत ने वैश्विक स्वास्थ्य संकट के दौरान कोविड वैक्सीन की आपूर्ति के साथ अन्य देशों के कार्मिकों को भी प्रशिक्षित किया। कोविड पर गठित उच्च स्तरीय मंत्री समूह की 23वीं बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत ने वैश्विक समुदाय का मित्र होने के नाते स्वदेश में बने टीके की आपूर्ति करके उनका विश्वास अर्जित किया है। देश में कोरोना की स्थिति की जानकारी देते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि पिछले 7 दिनों में 146 जिलों में कोई नया मामला नहीं आया है। वहीं देश भर में कोविड मरीजों की संख्या घटकर सिर्फ 1,73,000 रह गई है। उन्होंने बताया कि इंग्लैंड से आए कोरोना के नए स्ट्रेन के अब तक 165 मामले सामने आए हैं और इन लोगों को क्वारंटीन और निगरानी में रखा गया है। टोटल नंबर ऑफ केसेस दैट वी हैव डायग्नोज्ड इन द कंट्री इन द लास्ट 1 year, दिस नंबर इज 1,07,1,193. The good news is that out of this already 1,03,73,606 patients who suffered from COVID, they returned back home completely cured from our health systems. And right now
in the country we have 1,73,740 active cases. Our recovery rate is almost touching 97%. देश में अब तक 25 लाख से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में टीकाकरण अभियान शुरू होने के 6 दिनों के अंदर ही 10 लाख लोगों को टीका लगाया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने कहा कि 26 जनवरी तक भारत टीकाकरण कवरेज प्रदान करने में 5वें स्थान पर रहा है और अगले कुछ दिनों में 3रे स्थान पर पहुंच जाएगा। देश में 25 लाख से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मी जिनको हम हेल्थ केयर वर्कर्स भी कहते हैं का वैक्सीनेशन किया जा चुका है। तो जिस दिन ये कार्यक्रम शुरू हुआ 16 जनवरी को, उस दिन हमने 3,374 वैक्सीनेशन सेशंस किए अक्रॉस द कंट्री, देश भर में, और 2 लाख से कुछ ज़्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हुआ। 19 जनवरी को हमने ये संख्या बढ़ाई और 3,800 सेशंस किए। 22 जनवरी को ये बढ़कर 6,200 सेशंस हो गए। 25 जनवरी को पूरे देश में 7,700 स्थानों पर टीकाकरण की प्रक्रिया की गई और आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो देश में 9,000 स्थानों पर वैक्सीनेशन सेशंस हो रहे हैं, यानी 9,000 स्थान ऐसे हैं जहां की कोविड वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चल रही है। यूपी के आजमगढ़ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के आह्वान पर महामहिम राज्यपाल को नामित ज्ञापन सौंपने आए एबीवीपी के छात्रों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए संगठन जिला मंत्री शिवम गोरक्ष प्रांत ने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान दिल्ली में जिस तरह अराजकता हुई है उससे देश का अपमान हुआ है, वह लोकतांत्रिक है। जिन लोगों और संगठनों ने इस किसान आंदोलन को हवा दी वह सभी इस अपमान के लिए देश से क्षमा याचना करें। देश की वर्तमान प्रजातांत्रिक व्यवस्था को प्राप्त करने के लिए भारतीय महापुरुषों ने जो अतुलनीय योगदान दिया था उनका भी दोषियों ने ध्यान नहीं रखा। उनकी मांग है कि दिल्ली में किसान आंदोलन के दौरान हुई घटनाओं के जिम्मेदारों को खोज कर उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। एवं जिला संगठन मंत्री अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आर्यमगढ़ गोरक्ष प्रांत आज किस लिए जानकारी मतलब ज्ञापन देने आए? 72वें गणतंत्रता दिवस के अवसर पर जिस समय पूरा देश एक उत्साह में था, उमंग में था और पूरा देश गणतंत्रता दिवस मना रहा था, उस समय देश के अंदर एक सुनायोजित तरीके से, पूर्व प्रायोजित तरीके से जिस प्रकार देश के अंदर देश विरोधी अराजक तत्वों ने देश का माहौल खराब करने का प्रयास किया, वो काफी निंदनीय है। ये जो कथित किसान मन करके फर्जी आंदोलन करते हैं और कहीं न कहीं इनकी मंशा अब उजागर हो चुकी है। ये किसान को पहले ये लोग विद्यार्थियों को अपना ढाल बनाया, जेएनयू में गए, वहाँ 3-5 किए। उसके बाद ये लोग सिनेमा, जो भारतीय चित्रकला है, सिनेमा है, उसकी जो गौरवपूर्ण इतिहास है, उसको इन लोगों ने अलग अलग प्रकार से दिखाया। वर्तमान में जब इनके पास कोई चारा नहीं बचा है तो ये लोग किसानों को ढाल बना करके अपनी राजनीतिक रोटी चमकाने के लिए अपनी राजनीति बचा रहे। इसके लिए लोग जिस प्रकार से गलत कार्य कर रहे हैं या कहीं ना कहीं देश के हित में नहीं है। आप लोग भी 26 जनवरी को देखे होंगे कि किस प्रकार से इनका रवैया रहा है। कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान के 3रे चरण में मऊ जिले के 9 केंद्रों पर वैक्सीनेशन कराया गया। 3रे चरण के दौरान रिकॉर्ड तोड़ 73% लोगों ने टीकाकरण करवाया। टीकाकरण को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों में उत्साह दिखा। आपको बता दें कि 16 जनवरी को कोरोना वैक्सीनेशन का शुभारंभ किया गया था। कोरोना वैक्सीनेशन के क्रम में 3रे चरण के दौरान जिले के 9 केंद्रों पर कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण किया गया। इन सभी 9 केंद्रों पर 18 सत्रों के माध्यम से टीकाकरण किया गया। सभी 9 केंद्रों पर 1953 लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया था। 1953 के सापेक्ष 1430 लोगों ने टीकाकरण कराया। इसमें जिला संयुक्त चिकित्सालय 89 लोगों ने टीकाकरण करवाया। वहीं जिला महिला अस्पताल में 161 लोगों ने, फतेहपुर मंडाव स्वास्थ्य केंद्र में 198, दौरीघाट स्वास्थ्य केंद्र पर 217, घोसी स्वास्थ्य केंद्र पर 162, कोपागंज स्वास्थ्य केंद्र पर 121, परदा स्वास्थ्य केंद्र पर 167, रानीपुर स्वास्थ्य केंद्र पर 181 लोगों ने टीकाकरण करवाया, जबकि रतनपुरा स्वास्थ्य केंद्र पर 134 लोगों ने टीकाकरण करवाया।
आप अपना नाम बताएं। विपिन कुमार शर्मा, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रतनपुरा। आज कैसा शिविर है? आज का शिविर कोविड-19 का टीकाकरण हो रहा है। आज ये तीसरा दिन है यहाँ, तीसरा चरण। 21 तारीख को लगा था, 28 तारीख को कल टीका भी लगा था और आज भी जारी है, जिसमें कुल 189 लोगों को लगना है और अभी तक 54 लोगों को टीका लग चुका है सफलतापूर्वक। किसी को कोई AFI कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं हुआ है। यहाँ तक मैंने स्वयं भी लगवाया है, मुझे लगे हुए 2 घंटे हो गए, कोई समस्या नहीं है। साइड इफेक्ट इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है अभी तक हमने महसूस किया 2 घंटे में। और मैं लोगों से ये अपील करूंगा कि जब उनकी बारी आए इसको निःसंकोच लगवाएं, किसी भी अफवाह के चक्कर में ना पड़े। अच्छा, आज किस किस विभाग को लगना है ये तो बात है ना? ICDS बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय से जितनी आंगनबाड़ी वर्कर्स और सहायिका हैं उन सभी को, और कुछ स्वास्थ्य विभाग के लोग को भी टीका लगना है। भारतीय वैक्सीन कोविशील्ड से भारत के 4 करीबी देशों में टीकाकरण अभियान शुरू हो चुका है। मॉरिशस, नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश ने भारतीय वैक्सीन से टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया है। वहीं मिशन मैत्री के तहत आज श्रीलंका और बहरीन को वैक्सीन की खेप सौंपी गई है। भारत सरकार की ओर से श्रीलंका को 5 लाख वैक्सीन की खेप सौंपी गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट करके श्रीलंका को भरोसेमंद, साझेदार और विश्वसनीय मित्र बताया। उन्होंने कहा कि श्रीलंका को कोविड-19 टीकों का ये उपहार भारत की वैक्सीन मैत्री पहल के तहत भेजा गया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के लोगों को धन्यवाद दिया है। वहीं बहरीन को 10,800 वैक्सीन की डोज भेजी गई हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट करके कहा कि यह हमारे लंबे समय से चले आ रहे भाईचारे और मानवीय सद्भाव को दर्शाता है। भारत की ओर से अब तक 11 देशों को वैक्सीन उपलब्ध कराई जा चुकी है। वहीं कैरेबियाई देश, डोमिनिका, लैटिन अमेरिकी देश, बोलीविया समेत 50 से ज्यादा देश वैक्सीन पाने के लिए भारत से संपर्क में हैं। भले ही केंद्र और प्रदेश सरकार की तरफ से आगामी प्रधान पद के चुनाव को लेकर तारीख और आरक्षण का अध्यादेश जारी नहीं हुआ है, लेकिन ग्राम पंचायतों में प्रधान पद के चुनाव को लेकर उम्मीदवारों के सिर पर चुनावी बुखार चढ़ा हुआ है। हर कोई चुनाव को जीतने के लिए प्रशासनिक अमला से साठगांठ करके कहीं वोटर लिस्ट से नाम कटवाने में लगे हुए हैं तो कहीं नए वोट नहीं बनने दे रहे हैं, और वह सारे हथकंडे अपनाते हुए देखे जा रहे हैं, जिससे आगामी होने वाले प्रधान पद के चुनाव में बाजी उनके हाथ लग जाए। क्योंकि ऐसा ही एक मामला मैनपुरी के तहसील बोगांव के रतनपुर क्रिकिच में देखने को मिला। जलालुद्दीन ने DM से शिकायत करते हुए कहा कि उनके ही विपक्ष में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार प्रेम प्रकाश, जो कि पेशे से शिक्षक है और मैनपुरी के रहने वाले हैं, एक मंत्री के खासम खास भी हैं, जो अपने पिता को चुनाव मैदान में उतार रहे हैं, जिसके चलते प्रेम प्रकाश ने BLO के छुट्टी पर चले जाने के बाद BLO का चार्ज संभाले क्षेत्रीय लेखपाल से साठगांठ करके गांव के करीब 250 से अधिक वोटरों के नाम मतदाता सूची से गायब करा दिए। तो वहीं सैकड़ों की तादाद में नए वोटर, जिनकी उम्र लगभग 18 से 21 साल है, 22 साल के बीच है, उनको भी आज तक मतदाता सूची में शामिल नहीं किया है। हम रतनपुर क्रिकिच के निवासी हैं। पहले हम 15 साल हम प्रधान रहे हैं जी। 5 साल हमारी पत्नी रही लगातार जी। अब हमारी पुत्र वधू प्रधान थी अभी जी। और हमारा मसला ये है कि जो भी वोट थे हमें नहीं मालूम भी हमारे हैं किसके हैं, लेकिन 250 वोट हमारे ग्राम सभा में काट दिए गए प्रधानी के, जो हो ही रहा था। मतलब ऐसा नहीं है कि वो वहीं रहते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी वहीं रहते हैं, आज भी उन्हें रहते हैं। और जो 164 वोट लगभग बनाए हैं वो न गांव के निवासी हैं, जिनकी शादी लड़कियों की रुक गई है, शादी नहीं हुई और शादी टूट गई है, और उन लड़कियों की अंत शादी हो गई है, उनके भी वोट है हमारी ग्राम सभा में। केवल पहले देखने आए होंगे लड़के को? हाँ, देखने आए होंगे, भी वोट बना दिए? उनके भी बने हैं, अभी हैं और हाँ मौजूद हैं। आपने इसमें इस मामले को किसी आला अधिकारी शिकायत की क्या? जिला कलेक्टर साहब से लेके SDM से लेके तहसीलदार से लेके
आयोग तक, चुनाव आयोग तक, जहाँ भी जितनी शिकायत हो सकती थी सभी किए हैं। अब क्या आश्वासन मिला जिला प्रशासन की तरफ? ये बन जाएंगे। जिलाधिकारी कार्यालय पर 1 दर्जन लोगों ने शिकायत करते हुए मांग की है कि तत्काल ही जांच करते हुए काटे गए वोटरों की सूची जोड़ी जाए और नए वोट भी बनवाए जाएं, जिससे कि लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। मामला हमारा साहब पिछले समय से वोट लगातार चले आए साहब, और कंटिन्यू डालते आए सब कुछ। इस वर्ष हमारे साहब सभी वोट काट दिए गए। 1-2 हमने लिस्ट में देखा था साहब, लिस्ट में नाम भी नहीं था। बढ़ रहे थे तो आप गए? हम गए थे साहब, हमारे गांव में एक बार मीटिंग भी आई थी साहब। मीटिंग हम लोगों ने सूचना मिली, हम मीटिंग में गए साहब। मीटिंग साहब वहाँ कुछ सुना गया ही नहीं, कहते कुछ क्या कह दिया गया? जबकि साहब ये वोट नहीं बन पाएंगे साहब, अब जब तो होगा तब देखा जाएगा। अब हम दोबारा फिर दिखवाएंगे। किसने बोला था? एडीएम साहब ने। एसडीएम? हाँ। आपने आला अधिकारियों शिकायत की इस मामले की? जी साहब शिकायत की है साहब। अब देखो साहब कार्रवाई हुई? अभी साहब कुछ नहीं हुआ साहब कार्रवाई। क्या आश्वासन दिया? अभी वोट बन जाएगा। वोट जैसे साहब बनेगा, आपका कब बनेगा साहब ये पता नहीं साहब। वहीं इस संबंध में सपा विधायक ब्रजेश कठेरिया ने आरोप लगाया कि प्रदेश में चल रही सरकार सत्ता के नशे में मदमस्त है। जो सत्ताधारी लोग हैं वह हर छोटे से छोटे चुनाव को जीतना चाहते हैं, जिसके चलते प्रशासनिक अधिकारियों पर भी दबाव बनाकर लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। सत्ता के मद में जो मदमस्त सत्ताधारी लोग हैं वो इन प्रकारेण वो हर तरह से चुनाव जीतना चाहते हैं, और जिसके लिए वो प्रशासनिक अधिकारियों पर नाजायज़ दबाव बना करके और लोकतंत्र की हत्या करके चुनाव जीतना चाहते हैं। और बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि अधिकारी पूरी तरह इनको खुला समर्थन कर रहे हैं, और जो जायज़ बात जो है उन लोगों की जायज़ बात नहीं सुनी जा रही। देखने को मिला है कि बीजेपी सरकार जो है इस समय मौजूद है, और यूपी में भी और केंद्र में भी। क्या ये छोटे से छोटा चुनाव को भी बड़ा तवज्जो देते हुए जीतने का प्रयास करती है? बात तवज्जो देने या न देने की नहीं है, विषय इस बात का है कि नशा बुरा होता है। जो सत्ता का नशा है वो नशा इनको बहुत बुरा है, और बहुत बढ़ चढ़ के नशा इनके सर पे चढ़ के डोल रहा है, और ये चाहे कुछ भी कर लें लेकिन लोकतंत्र की किसी भी कीमत पर आम जनता हत्या नहीं होने देगी। वहीं इस संबंध में उप जिलाधिकारी भोगांव सुधीर कुमार से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि मतदाता सूची से ये जो नाम गायब हैं उनको तत्काल जोड़ा जाएगा, तभी अंतिम सूची प्रकाशित की जाएगी। ये वहाँ के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि जलालुद्दीन ने लगभग हफ्ता 10 दिन पहले डीएम साहब को वहाँ कलेक्ट्रेट में इस आशय की शिकायत की थी। उसमें मौके पर मैं भी मौजूद था। डीएम साहब ने कहा कि प्रकाशन होने वाला है वोटर लिस्ट का, प्रकाशन हो जाने दीजिए, उसमें देख लीजिए, अगर नाम नहीं आता है तो इसकी पूरी जांच करा ली जाएगी। तो प्रकाशन होने के बाद पता चला कि उसमें नाम जो उनकी शिकायत थी वो सही दिख रही थी। तो शिकायत के क्रम में मैं खुद और तहसीलदार दोनों लोग गांव में गए थे, अभी 4-5 दिन हुए। गांव में जाके पूरी वोटर लिस्टों का सत्यापन किया गया, और जो नाम छूटे थे वहाँ लोगों के सभी लोग वहाँ मतदाता उपस्थित भी थे। लगभग 100-125 के आसपास जो फॉर्म हम थे उसका सत्यापन हो गया। 150 नाम उन्होंने और बताया कि 150 नाम और उन्होंने सूची कोई दी थी यहाँ कार्यालय में, वो मिसप्लेस हो रही थी। तो हमने कहा कि वो भी दे दीजिए 150 नाम की सूची, उसका भी सत्यापन करा लेंगे। जो नाम छूटे होंगे, जो वास्तविक वहाँ के निवासी हैं, रहने वाले हैं और मतदाता बनने के पात्र हैं, अगर वो किसी कारण से छूटे हैं तो उनका नाम बढ़ेगा वोटर लिस्ट में। तो क्या उम्मीद की जा सकती है कि जो मतदान से पहले ये सूची में नाम चढ़ जाएंगे? एकदम चढ़ जाएगा मतदान से पहले, क्योंकि सप्लीमेंट्री अंतिम प्रकाशन के बाद भी एक अनुपूरक सूची बनती है सभी ग्राम पंचायतों की। इसमें जो छूटे हुए हैं या जो भी अपात्र कटने वाले हैं वो सब उसको सम्मिलित करते हुए एक अनुपूरक सूची बनेगी उसमें, तो इनको सम्मिलित कर लिया जाएगा उसमें। मुंबई लोकल के ट्रेनों की संख्या आज से पहले की तरह कर दी गई है। मध्य रेलवे और पश्चिम रेलवे मार्ग पर जिन 204 ट्रेनों को निलंबित किया गया था उसे आज से शुरू किया जा रहा है। हालांकि लोकल की यह सेवा अभी भी अत्यावश्यक सेवा से जुड़े लोगों के अलावा सरकार की तरफ से चिन्हित श्रेणी के लोगों के लिए ही होगी। सर्वसाधारण के लिए लोकल की सेवा अभी भी शुरू नहीं की गई है। गौरतलब है कि बीते कुछ समय में कोविड-19 के मामलों में सुधार और चरणबद्ध अनलॉक के बाद लोकल में यात्रियों की बढ़ती संख्या को लेकर राज्य सरकार और रेलवे ने सतर्कता बरती थी। माना जा रहा है कि ऐसे में कोविड से जुड़े प्रावधानों के पालन में आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए सभी लोकल को ट्रैक पर लाने का निर्णय लिया गया है।
बीटिंग रिट्रीट समारोह आज नई दिल्ली के ऐतिहासिक विजय चौक पर होगा। इसके साथ ही 4 दिन का गणतंत्र दिवस समारोह समाप्त हो जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इस वर्ष समारोह में भारतीय धुन मुख्य आकर्षण का केंद्र होगी। सेना, नौसेना, वायुसेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के बैंड मधुर संगीत के साथ 26 कार्यक्रम प्रस्तुत करते हुए दर्शकों का मनोरंजन करेंगे। कार्यक्रम का प्रारंभ मास्टर बैंड द्वारा स्वर्णिम विजय धुन के साथ किया जाएगा। पाकिस्तान के साथ 1971 के युद्ध के भारत की विजय के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर विशेष धुन बजाई गई है। आजमगढ़ डीएम कार्यालय पर गांव प्लखुआ के ग्रामीण पहुंचे। ग्रामीणों ने कहा कि राशन डीलर द्वारा खाद्यान्न में घटतौली की जा रही थी, जिसके चलते कोटे को निलंबित कर दिया गया था। लेकिन अब उचित दर विक्रेता सत्यता को छिपाकर कोटे को फिर से बहाल कराना चाहता है, जबकि लगभग 5 गांवों के लोगों द्वारा खाद्यान्न निरीक्षक के सामने पेश होकर अपना बयान दर्ज कराया था और कहा गया था कि उचित दर विक्रेता द्वारा काफ़ी अनियमितताएं की जा रही हैं, जिसकी जांच कराई जाए। जांच के बाद कोटे को निलंबित कर दिया गया था। कोटे को निलंबन के आधार पर निरस्त किया जाना अति आवश्यक है। ग्रामीणों ने कहा कि हम सभी ये मांग करते हैं कि कोटे को निरस्त करते हुए किसी दूसरे व्यक्ति का चयन किया जाए। कोटेदार को कोटा हटाने के है, निरस्त करना है। काहे चाहते हुए कोटेदार? हम लोग को जाते हैं तो हमको मारते हैं, गाली देते हैं, धड़काते हैं, कहते हैं कि यहाँ से चले जाओ, आज नहीं मिलेगा राशन, कल मिलेगा, 4 दिन 5 दिन हमको दोहराते हैं, वो भी नहीं राशन मिलता है। का नाम है उनका? ओंकार सिंह। तो एक शिकायत पहले कहीं कैले अलू है? हाँ जी। तो कोनो कार्रवाई ना भइल? कोई नहीं। तो चाहत हूँ का चाहत हूँ? चाहते हैं कि निरस्त हो जाए, उसको कोटा नहीं मिला। हाँ, उसको कोटा मिलना नहीं चाहिए बस। प्रेम प्रसंग को लेकर लसूड़िया थाना क्षेत्र में युवती की हत्या कर दी गई। एएसपी राजेश रघुवंशी ने बताया कि 26 वर्षीय प्रिया अपने पति श्याम और 5 साल की बेटी काव्या के साथ ज्ञानशिला कॉलोनी में रहती थी। उसकी 6 साल पहले ही शादी हुई थी। 3 साल पहले वह यहाँ रहने आई थी। गांधीनगर में ही उसका मायका भी है। उसका पति श्याम साबूदाने की फैक्ट्री में काम करता है। करीब 1 साल पहले सोशल मीडिया पर सौरभ नाम के युवक से उसकी जान पहचान हुई थी। इसके बाद दोनों में बातचीत बढ़ने लगी। गुरुवार की रात आरोपी ने प्रिया को मिलने के लिए बुलाया। प्रिया अपनी 5 साल की बेटी के साथ मिलने पहुंची। यहाँ आरोपी अपने 2 साथियों के साथ नशे में पहले से ही धुत खड़ा था। दोनों में किसी बात को लेकर विवाद हुआ और गुस्से में आकर आरोपी ने प्रिया को कैंची से गला काट दिया। खून से लथपथ प्रिया तड़पते हुए सामने एक दुकान की सीढ़ियों पर गिरती नजर आ रही है। बच्ची भी मां को लहूलुहान देखकर घबरा गई, रोने लगी। आवाज सुनकर आसपास के लोग भी आ गए। महिला को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उधर कुछ ही देर बाद उसके प्रेमी सौरभ को पुलिस ने पकड़ लिया। उसने पुलिस को बताया कि हम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे। शाम को उसे मिलने के लिए बुलाया तो बेटी को साथ ले आई। मैं सुबह से गुस्से में था, जेब में कैंची लेकर आया था। जब मैंने उससे बात की तो वह बहस करने लगी और इसी दौरान मैंने उसको मार दिया। हत्या में 2 और हत्यारोपियों के साथ होने की बात सामने आई है। पुलिस के अनुसार प्रिया को सौरभ ने फोन करके मिलने के लिए बुलाया था। वह बेटी को लेकर पहुंची तो दोनों में विवाद हो गया। इसी के चलते सौरभ ने उसका गला रेत दिया। तभी कुछ लोग वहां आ गए, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। घटना स्थल से महिला का घर महज 200 मीटर की दूरी पर था। पति श्याम साबूदाना कंपनी का सेल्समैन है। घटना के समय वह घर पर ही मौजूद था। आजमगढ़ जिलाधिकारी द्वारा सदर तहसील का निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी ने ईआरके को निर्देश दिए कि बस्तों में खतौनी से संबंधित खसरा को अपडेट कराकर सुनिश्चित करें। बस्ते से जो रिकॉर्ड निकाला जाए उसको उसी दिन बस्ते में रखवाएं। साथ ही जिलाधिकारी ने तहसील सदर को आदेश दिए कि बस्ते में जो रिकॉर्ड पुराने हैं उसको लेमिनेटेड कराया जाए। जिलाधिकारी द्वारा संग्रह कार्यालय का भी निरीक्षण किया गया, जिसमें 10 बड़े बकायेदारों की सूची को देखा गया। साथ ही रिट रजिस्टर तहसीलदार कोर्ट का भी निरीक्षण किया गया, जिसमें मिसिल बंद पंजिका का अवलोकन किया गया। तहसीलदार को आदेश दिए गए कि बेनामे की पत्रावलियों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करें।
डीएम ने पुरानी बिल्डिंग्स को ध्वस्तीकरण और तहसील परिसर में स्वच्छ वातावरण के लिए फूल पौधे भी रोपित करने को कहा। आज तहसील सदर का वार्षिक निरीक्षण किया गया है। उसमें एक चीज़ बहुत अच्छी पाई गई कि यहाँ पे जो अभिलेखागार है, रिकॉर्ड्स वगैरह प्रॉपरली मेंटेन है और साफ़ सफाई भी तहसील की अच्छी पाई गई है और सभी पटल पे जो अधिकारी और जो पटल सहायक या पटल लिपिक हैं उन सब के पास भी रिकॉर्ड्स प्रॉपरली पाए गए हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो ज़्यादातर व्यवस्थाएं जो है लगभग सही तरह सुनिश्चित की गई है। एक दो रिकॉर्ड्स जो पाए गए अद्यतन करने के लिए उनको निर्देशित कर दिया गया। कमियां कुछ नहीं पाई गई तहसील में अभिलेखागार वगैरह सब प्रॉपरली मेंटेन पाए गए। जो एक दो छोटी मोटी कमियां पाई गई वो बता दी गई है, वो उसको दुरुस्त करने के लिए निर्देशित कर दिया गया।